नमस्ते बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे सेंसर के साथ इंटरफेसिंग, सेंसर इंटरफेसिंग। ठीक है, तो उससे पहले हम ये देखते हैं सेंसर होते क्या है। सेंसर नॉर्मली हम जो कहते हैं विद सेंस समथिंग, विद सेंस समथिंग हम बोलते हैं। अब अगर हम देखें हमारे कंट्रोलिंग में या हमारे एप्लीकेशंस में सेंसर का रोल क्या है, तो सेंसर का काम क्या है? सेंसर कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ठीक है, इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्वांटिटी, अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ए इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी लाइक वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस एंड एम्पियर चेंजेस, देन इट इज कॉल्ड सेंसर। बात समझ में आ गई है नहीं आई? तो हम यही नहीं कहेंगे कि सेंसर केवल एक फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करता है। फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से अगर कोई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंजेस भी कर रहा है तो उसको सेंसर कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर हम देखें, जैसे अगर हम सेंसर के टाइप्स देखें, सेंसर के जो टाइप्स देखें तो बहुत तरह के हैं। सबसे पहले हमारा देखते हैं सेंसर एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर। एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर। एक्टिव सेंसर का मतलब है विच आर नॉट एक्साइटेड बाय पावर सप्लाई एक्सटर्नली। आप अगर किसी भी सेंसर को पावर सप्लाई नहीं दे रहे हैं, मतलब उसको एक्साइट नहीं कर रहे हैं, तो उन सेंसर्स को हम एक्टिव सेंसर के में आएंगे। मतलब दिस गिव वोल्टेज और करंट अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से ये वोल्टेज और करंट को प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, सोलर सेल। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं थर्मोकपल। ये सारे क्या हैं? हमारे एक्टिव सेंसर है। क्यों है? जैसे थर्मोकपल में क्या बोला जाता है? थर्मोकपल में ये बोला जाता है कि दो अलग अलग टेम्परेचर कोफिशिएंट के मटेरियल को ज्वाइन कर दो तो जंक्शन बनता है। एक जंक्शन को ठंडा रख दो, एक जंक्शन को गर्म रख दो, तो दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल में, दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल में एक वोल्टेज और ईएमएफ पैदा होता है। ये हमने बोला है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर डिफरेंस के। टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू जंक्शन। बात समझ आ गई है नहीं आई? ठीक, तो ये हमारा है सोलर सेल हो गया, हमारा फोटो सेल हो गया हमारा। ये सारे एक्टिव सेंसर हैं नॉर्मल। अब पैसिव सेंसर पे आ जाओ। पैसिव सेंसर मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी आपकी अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी चेंज होती है। ठीक है, क्वांटिटी चेंज होती है एंड टू कन्वर्ट दिस चेंज इनटू वोल्टेज और करंट। वोल्टेज और करंट में चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का काम क्या है? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म। जैसे मैं बताता हूं, हमने एक आरटीडी लिया। आरटीडी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ठीक, अब ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर क्या करता है हमारा? नॉर्मली जिसका टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, क्योंकि ये कंडक्टर का बना होता है। किसका बना होता है? ये कंडक्टर का बना होता है। कंडक्टर मेड होता है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका पॉजिटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है इसका? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है नहीं आई? तो अब मानना आता
कि दिस चेंज इन रेजिस्टेंस इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन वोल्टेज। इसको वोल्टेज में चेंज किया जाता है बाय व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें अपन क्या कहते हैं, 3 रेजिस्टेंस फिक्स कर देते हैं और चौथे में आरटीडी लगा देते हैं। तो नॉर्मली ब्रिज बैलेंस होता है, पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो चौथी आर्म जिसमें हमारा क्या लगा हुआ है, आरटीडी लगा हुआ है। जैसे ये देखिए आप, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, पर यहां पर हमारा आरटीडी लगा हुआ है, यहां हमारा आरटीडी लगा हुआ है। अब ब्रिज बैलेंस था, पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, ये बदल गया तो ब्रिज अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस हो गया तो इन दोनों पॉइंटों पे एक वोल्टेज डिफरेंस पैदा हो जाता है। तो हमने क्या बोला, टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस बदला और रेजिस्टेंस के हिसाब से बदलने पर ये वोल्टेज डिफरेंस बदला। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हम पैसिव ट्रांसड्यूसर की कैटेगरी में कहलाता है। पैसिव ट्रांसड्यूसर क्यों, क्योंकि आपको सप्लाई तो लगानी पड़ेगी। तो अगर किसी पैसिव सेंसर है तो पैसिव सेंसर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, पैसिव सेंसर में इज एक्साइटेड, पैसिव सेंसर को एक्साइटेड किया जाता है बाय एक्सटर्नल पावर सप्लाई। बात समझ में आ गई है, नहीं आई? ये नॉर्मली हमारी वर्किंग है। ऐसे ही एनालॉग सेंसर और डिजिटल सेंसर होते हैं, ऐसे ही एनालॉग सेंसर और डिजिटल सेंसर होते हैं। ठीक है, अगर एनालॉग सेंसर में क्या होता है, एनालॉग सेंसर नॉर्मली कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के कॉरेस्पॉन्डेंस एनालॉग वोल्टेज दे आउटपुट में, एनालॉग वोल्टेज दे आउटपुट में, तो वो एनालॉग सेंसर कहलाता है। और डिजिटल सेंसर क्या होता है, नॉर्मली डिजिटल आउटपुट दे, पर होता क्या है, डिजिटल सेंसर एनालॉग सेंसर प्लस ए टू डी कन्वर्टर होते हैं। एनालॉग सेंसर प्लस ए टू डी कन्वर्टर बराबर डिजिटल सेंसर होते हैं। बात समझ में आ गई है, नहीं आई? आ गई? ठीक है, मैंने आपको बताया कि एनालॉग सेंसर नॉर्मली फिजिकल क्वांटिटी, वो एक एनालॉग वोल्टेज दे रहा है। नॉर्मली अगर वो चाहे चेंज करके दे, चाहे वो वोल्टेज जनरेट करे, वो डिपेंड करता है एक्टिव और पैसिव के ऊपर। और एनालॉग सेंसर का आउटपुट जो नॉर्मली हम आता है वो एनालॉग आएगा। ठीक है, डिजिटल सेंसर नॉर्मली कुछ होते नहीं है, एनालॉग सेंसर प्लस ए टू डी कन्वर्टर अगर एक ही चिप पे डाल दिए जाएं या एक ही सर्किट में डाल दिए जाएं तो वो डिजिटल सेंसर की कैटेगरी में कहलाता है। ठीक है, दोनों तरह के सेंसर बाजार में अवेलेबल होते हैं, एनालॉग सेंसर भी आते हैं, डिजिटल सेंसर भी आते हैं, पर डिजिटल सेंसर के लिए प्रोटोकॉल्स अलग हो जाते हैं। अब बात करते हैं, आज हम बात करते हैं नॉर्मली टेम्परेचर सेंसर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर सेंसर जैसे हमने थ्योरी में पढ़े होंगे, बहुत सारे आते हैं, जैसे आरटीडी आता है जिसके अंदर जो होता है रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है क्योंकि ये कंडक्टर का बना होता है। और कंडक्टर में प्रॉपर्टी होती है कि जो इलेक्ट्रॉन से वो फ्री है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री होते हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मोशन करना चालू कर देते हैं रैंडम, जिससे कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। फिर आते हैं थर्मिस्टर, जो कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के होते हैं हमारे थर्मिस्टर। ठीक है, अब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका रेजिस्टेंस घटेगा, आपका रेजिस्टेंस घटेगा नॉर्मली ये थर्मिस्टर के अंदर। ठीक है, तो ये नॉर्मली सेमीकंडक्टर के बनते हैं। किसके बनते हैं ये? सेमीकंडक्टर के। ये सेमीकंडक्टर के बनते हैं नॉर्मली, क्योंकि थर्मिस्टर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी रखता है। और एक होते हैं एक्टिव, जिनको अपन थर्मोकपल कहते हैं, थर्मोकपल, जो नॉर्मली वोल्टेज जनरेट करते हैं। पर बात आती है अगर हम कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हम क्या यूज करें, तो उसके लिए जो हमारे पास में है वो LM35, जो कि एक लीनियर है। क्योंकि किसी भी सेंसर को अगर मेजरमेंट के तौर पे ले रहे हो आप, मेजरमेंट के तौर पे अगर आप ले रहे हो तो लीनियरिटी उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि वो लीनियर होना चाहिए। मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़े तो उसका रेस्पॉन्स भी लीनियरली बढ़े, तो वो हमारी प्रॉपर्टी है। अब ये LM35 नॉर्मली हमारा जो है वो 3 पिन में अवेलेबल है, 1 2 3, 3 पिन दिख रही है आपकी, जिसमें आगे अगर आप देखेंगे तो फ्लैट सरफेस होती है, पीछे से स्पेरिकल है, रोटेट है। ठीक है, अब ये जो है इसकी पिन
ये 1 2 3 तीन पिन है, जिनमें 1 पे अपन सप्लाई लगाते हैं, 2 पे अपन आउटपुट लेते हैं और 3 पे ग्राउंड लेते हैं। 3 पे हम ग्राउंड लेते हैं, ये LM35 है। ठीक है, नॉर्मली ये डायरेक्टली कैलिब्रेटेड होता है सेल्सियस में, अपन फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्मूले से। लीनियर है, 10 मिली वोल्ट का पर डिग्री सेंटीग्रेड का इसका इंक्रीमेंट होता है। मतलब अगर आप 5 वोल्ट की सप्लाई लगा रहे हैं पिन नंबर 1 पे, तो और 2 नंबर पे आउटपुट देखना चाहते हैं, तो 2 नंबर का आउटपुट जो होता है वो ये कहता है कि मैं 10 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से आउटपुट दूंगा। ठीक है, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी एक्यूरेसी है, जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे बोली जाती है हमारी। अब आती है हमारी कि -55 से लेके 150 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज का टेम्परेचर ये नाप लेता है। ठीक है, रिमोट एप्लीकेशंस में काम आता है। सप्लाई आप जो पिन नंबर 1 पे लगा रहे हैं वो 4 वोल्ट से 3 वोल्ट तक अप्लाई कर सकते हैं। इसका ड्रेन करंट जो है, मतलब ये कितना करंट ड्रेन लेगा, वो 60 माइक्रो एम्पियर का है, उससे कम होता है। सेल्फ हीटिंग इसकी बहुत लो है, 0.08 डिग्री सेंटीग्रेड एयर में है कि ये गर्म होगा नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि ये गर्म बहुत कम होता है। ठीक है, नॉन लीनियरिटी अगर अपन देखें तो ±1/4 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ आती है। ठीक है, इंपेडेंस, लो इंपेडेंस आउटपुट है 0.1 ओम का है अगर आप 1 मिली एम्पियर का लोड लगाते हैं तो। प्राइस इसकी $0.95 है। मतलब नॉर्मली अगर आज अपन डॉलर के भाव देखें तो नॉर्मली हम देखते हैं 70-72 रुपए का $1 पड़ता है, तो उसका 0.95 मतलब ये 50 से 60 रुपए में ये मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। अब LM35 की 3 सीरीज है, एक LM35C है, एक LM35 है और एक LM35A है और एक LM35D है। ठीक है, CAD ये नॉर्मली 3 सीरीज हैं जो LM35 की चलती हैं, और ये सीरीज अलग अलग टेम्परेचर रेंज के लिए डिफाइंड है। जैसे LM35C जो है -40 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए डिफाइंड है। LM35A बोलो तो वो हमारे -55 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, और LM35D बोले वो 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए डिफाइन है हमारी। बात समझ आ गई नहीं आई? अब हम सर्किट में LM35 देख लेते हैं कि LM35 क्या करती है। तो मैंने प्रोटीएस में लिया, प्रोटीएस में एक प्रोजेक्ट बनाया टेम्परेचर डिस्प्ले। ठीक है, और उसको मैंने नॉर्मली पाथ जो दिया है मैंने नॉर्मली, तो आप देखेंगे इसका पाथ हम डी ड्राइव में मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ। डी ड्राइव में मैंने ई में बना रहा हूँ, ई में एक फोल्डर बना रहा हूँ, और फ्री में भी ट्रेनिंग वीडियो के अंदर मैंने एक फोल्डर बना लिया नॉर्मली प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बना लिया। प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर में भी मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने इसके अंदर भी एक फोल्डर बना लिया मैंने प्रोजेक्ट नाम के भी अंदर, जिसका फोल्डर का नाम रखा है मैंने टेम्परेचर यूजिंग एडिनो। ठीक है, और इसको हमने फोल्डर में सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे हमारा जो पाथ आ गया है वो हमने फिर नेक्स्ट कर दिया। इसको नेक्स्ट करने के बाद में इसने कहा स्कीमेटिक बनाएंगे, डिफॉल्ट लेआउट रखा मैंने। आप पीसीबी बना सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करते कोई बात नहीं, आप पीसीबी बनाना चाहें नहीं बनाना चाहें वो लेआउट का अलग है। यहाँ पे कोई फॉर्मवेयर की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कर दिया मैंने, नेक्स्ट करने के बाद में फिनिश कर दिया। ठीक है, तो एक स्क्रीन खुल जाएगी जिससे कि हमारा पूरा का पूरा डायग्राम बनाने के लिए एक लेआउट हमें मिल जाएगा, जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिखने वाला है, जिसका प्रोजेक्ट नेम टेम्परेचर डिस्प्ले है। क्लियर है? इसको कहते हैं स्कीमेटिक लेआउट। ये जो स्क्रीन दिख रही है एक लेआउट है जो डिफॉल्ट लेआउट है। स्कीमेटिक मतलब सर्किट बनाने के लिए है। ठीक है, अब हम यहाँ पे LM35 को सर्च करते हैं। पहले P में जाके अपन ने LM35 को सर्च करा, और यहाँ पे एक -55 से लेके 150 डिग्री सेंटीग्रेड का LM35 दिख गया, जो नॉर्मली 3 पिन का है। 3 पिन में आप देखेंगे पिन नंबर 1 2 3, तो 1 मैंने आपको बताया था, तो 1 को अपन को सप्लाई देनी पड़ेगी क्योंकि ये पैसिव सेंसर है, और ये नॉर्मली IC पैकेज में अवेलेबल है। हालांकि RTD वगैरह की तरह इसका प्रिंसिपल चाहे प्रिंसिपल पे डिपेंड करता होगा, पर ये IC पैकेज में आ रहा है, जिसको कहते हैं MIM का मतलब होता है मिनिएचर इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। ये MIM पैकेज में आ रहा है, तो हमने इसको दे दिया। पिन नंबर 1 और 3 को हमने ग्राउंड कर दिया, और सॉरी पिन नंबर 1 को हमने सप्लाई का पॉजिटिव दिया, पिन नंबर 3 को मैंने ग्राउंड कर दिया। ठीक है, और इसका वोल्टेज मैंने नॉर्मली वैसे 4 से 40 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, मैंने 5 वोल्ट का इसका वोल्टेज रख दिया है। ठीक है, 5 वोल्ट का मैंने इसका वोल्टेज रख दिया है। अब मेरे को इसको ग्राउंड करना है, टर्मिनल 3 को मैं ग्राउंड कर देता हूँ।
तो ये मैंने ग्राउंड कर दिया है। पर रियल टाइम में आप नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इसको रियल टाइम में जोड़ेंगे। ग्राउंड नाम की चीज तो है ही नहीं रियल टाइम में, तो हम वहां पे नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम एक मल्टीमीटर ले लेते हैं जो कि हमको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिलेगा, डीसी वोल्टमीटर, क्योंकि हम वोल्टेज नाप रहे हैं। डीसी वोल्टमीटर मिलेगा और डीसी वोल्टमीटर को पिन नंबर 2 और पिन नंबर ग्राउंड के बीच में हम वोल्टेज चेक करते हैं कि 2 और ग्राउंड के बीच में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो ग्राउंड तो 0 वोल्ट है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो 2 की आएगी और इसको मिली वोल्ट में सेट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 10 मिली वोल्ट देता है। अभी टेम्परेचर 27 है, मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। प्ले करते ही देखिए आपको नियर अबाउट कितना मिली वोल्ट का आउटपुट शो करता है वो हम देख लेते हैं प्ले करते ही। तो देखिए आप 272 मिली वोल्ट का ये आउटपुट शो कर रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ये देखिए अपना 10 मिली वोल्ट के हिसाब से अपना टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, देख लीजिए आप। तो इस तरीके से हम टेम्परेचर सेंसर की इंटरफेसिंग करा सकते हैं अगर हमको एनालॉग वोल्टेज पता लग जाए कि क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ढंग से देखिएगा। अब मैंने क्या करा, एर्डिनो के साथ इसकी इंटरफेसिंग कराता हूँ। तो एर्डिनो के साथ मैंने इसकी इंटरफेसिंग कराई। तो एर्डिनो मैंने इसको लिया, एर्डिनो यूएनओ जो मेरा था वो मैंने ले लिया, एर्डिनो नॉर्मली और यूएनओ ARDUINO। ठीक है, और ये यूएनओ मैंने ले लिया। अभी इसकी लाइब्रेरी मैंने ऐड नहीं करी है, मैं लाइब्रेरी एक बार ऐड कर लेता हूं। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पे एक एर्डिनो ले लेता हूँ। एर्डिनो मैंने ले लिया और एर्डिनो यहाँ पे मैंने यूएनओ डाल दिया। ठीक है, एर्डिनो मैंने यहाँ पे यूएनओ बना लिया और ये मैंने बना लिया। ठीक है, अब मेरी बात आती है, मैं यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर भी ले लेता हूँ, जैसे मैंने अभी लिया था LM35 मैंने यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर ले लिया नॉर्मली और उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। ये लीजिए मैंने LM35 यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर भी ले लिया। ठीक है, ये मैंने LM35 यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर ले लिया और यहाँ पे आपने एक सेल भी ले लिया क्योंकि आपको उसको सप्लाई देने की जरूरत है। ये पैसिव सेंसर है। ठीक है, और ये मैंने सप्लाई भी डाल दी है इसको, यहाँ पे मैंने सप्लाई ली है और ये ली है और इसको मैंने ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, और ये मैंने इसको ग्राउंड कर दिया है। रियल टाइम में आप इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ के रखेंगे बैटरी के और इसके मैंने 5 वोल्ट की सप्लाई कर दी है। 5 वोल्ट का मैंने इसका सप्लाई पॉइंट कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद पिन नंबर जो 2 है इसको नॉर्मली मैं मल्टीमीटर से भी कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि आपको डिस्प्ले पता लगता है कि कितना वोल्टेज और कितना टेम्परेचर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वोल्टेज भी कनेक्ट कर दिया है। अब बात आती है कि आपका जो सेंसर है वो नॉर्मली वो हमारा एनालॉग है, राइट। अब एर्डिनो के अंदर जो एनालॉग होते हैं, नॉर्मली एर्डिनो के अंदर जो एनालॉग है वो 5 पिनें दे रखी हैं, A0, A1, A2, A3, A4, A5। ये मैं यूएनओ की बात कर रहा हूँ। A0, A1, A2, A3, A4, A5 ये 5 पिनें हैं जो एनालॉग पिन है और इनको हम ADC पिन भी कहते हैं। क्या पिन कहते हैं? ADC पिन भी कहते हैं, जो नॉर्मली क्या काम आ रही है यहाँ पे हमारी एर्डिनो की। कोई भी आप एनालॉग इनपुट जोड़ना चाहते हो एर्डिनो से एनालॉग, तो एनालॉग वोल्टेज अगर कुछ आ रहा है तो उसको एनालॉग पिन पे लगाते हैं। बाकी के जो पिन नंबर 0 to 13 हैं ये डिजिटल पिन थी, ये हमारी डिजिटल पिन थी। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हुई? तो पिन नंबर जो हमारी 2 है उसको हम एर्डिनो की पिन पे लगाते हैं, राइट। जो एर्डिनो की एनालॉग पिन है उनमें से आप किसी भी पिन पे लगा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे A0 पे लगाई है, आप A1 पे भी लगा सकते हो, A2 पे भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है। इनको ADC पिन भी कहते हैं और एनालॉग पिन भी कहते हैं कि एनालॉग जो भी एनालॉग सिग्नल है वो एर्डिनो में अगर लगाओगे तो आप A0 से A5 के बीच में लगाओगे। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हुई? अब बात आती है आपने इन पिन पे क्यों लगाया? क्योंकि देखिए कोई भी कंट्रोलर नॉर्मली डिजिटल पे काम करता है ये डिजिटली। आपका आउटपुट एनालॉग आ रहा है, ये मैंने बोला है, आपका आउटपुट एनालॉग आ रहा है। आपका जो सेंसर का आउटपुट है वो हमारा क्या है? सेंसर आउटपुट जो है अभी राइट नाउ वो एनालॉग है, ठीक है, LM35। और कंट्रोलर जो है हमारा वो कौन सा है? कंट्रोलर हमारा डिजिटल होता है। तो कंट्रोलर को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोलर को काम करना पड़ेगा कि इसको डिजिटल में चाहिए। अब इसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होते हैं। अब वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या तो यूजर द्वारा यूज होगा कि यूजर लगाए, या फिर माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इनबिल्ट होता है।
कुछ माइक्रो कंट्रोलर में नहीं होता तो हमको एडीसी ए टू डी कन्वर्टर सेपरेटली यूज करना पड़ता है, जैसे 8051 के अंदर नहीं है, पर कुछों के अंदर हमको इनबिल्ट मिलता है जैसे कि एडिनो। ठीक है, अब सबकी है तो एडिनो के अंदर जो नॉर्मली एडीसी है वो हमारा 10 बिट का है। एडिनो के अंदर जो हमारा एडीसी है वो 10 बिट का है। अब आती है किसी भी एडीसी की जो मेन चीज होती है, पैरामीटर जो होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो उसकी रेजोल्यूशन और रेंज पे डिफाइन होती है। क्या कितने वोल्ट तक के इनपुट आप वो डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेंज। और रेजोल्यूशन का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट्स, जो कि एक्यूरेसी डिसाइड करती है। मान लो आपका एडीसी 8 बिट का है या 10 बिट का है तो ये डिपेंड करता है। तो एक्यूरेसी डिसाइड होती है नंबर ऑफ बिट्स से। क्यों होती है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, किसी भी एडीसी का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है स्टेप साइज। स्टेप साइज का मतलब है कि देखिए, जब भी आप एनालॉग इनपुट देंगे, ठीक है, तो एक रेंज में देंगे, प्रोवाइडेड इन रेंज, आप रेंज में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई है नहीं? आपने इसको रेंज में प्रोवाइड करा। अब ये 0 to 5 वोल्ट की नॉर्मली हमने रेंज दे रखी है। अब होता क्या है, जीरो को, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने पर एक डिजिटल नंबर आता है। क्या आएगा? डिजिटल नंबर। अब देखिए टोटल डिजिटल नंबर कितने होंगे? टोटल डिजिटल नंबर होंगे आपके नॉर्मली 2 की पावर कितने बिट का है? n, जहां n क्या है? नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, अब यहां पे n कितना है? 10 है, मतलब स्मॉल n जो है वो हमारा कितना है? 10 है। ठीक, अब आ जाओ, तो 2 की पावर 10 कितना हो गया? 1024। अब अगर हम 0 से काउंट करें तो 0 का वोल्ट, अगर 0 वोल्ट है तो नंबर आएगा 0। अगर 5 वोल्ट है, सपोज करो रेंज 5 तक की थी, तो आएगा नंबर 1023। अब बात आती है 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच में वोल्टेज अलग अलग हो सकती है, पॉइंट में भी हो सकती हैं, तो उनका डिजिटल नंबर कितना आएगा ये डिसाइड होता है स्टेप साइज से। तो स्टेप साइज का नॉर्मली फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वोल्टेज माइनस मिनिमम वोल्टेज अपॉन 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स। नॉर्मली हम बोलते हैं, तो अगर इनपुट वोल्टेज बराबर क्या आएगा, फिर अगर हम इनपुट वोल्टेज की कैलकुलेशन करें तो हम आएगा डिजिटल नंबर अप इनटू स्टेप साइज। अब स्टेप साइज क्या है? स्टेप साइज ये है कि मान लो 0 वोल्ट पे 0 आ रहा है डिजिटल नंबर, ठीक है, तो अगला 1 जो आएगा 1 वो कितने वोल्ट के लिए आएगा? ऐसे कितने बनेंगे 5 वोल्ट तक की रेंज को कवर करने के लिए? 1023 आ रहे हैं। 5 वोल्ट तक की रेंज को कवर करने के लिए डिजिटल नंबर 1023 तक चल रहा है, 0 से 1023। तो कितने कितने वोल्टेज के इंक्रीमेंट में आपका डिजिटल नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसी को कहते हैं स्टेप साइज। बात समझ में आ गई या नहीं आई? कितने कितने? तो हमने बोला 5 - 0 अपॉन 1023, ये हमारा स्टेप साइज है। 5 - 0 अपॉन 1023, ये लास्ट वैल्यू थी जो हमारा स्टेप साइज है। क्लियर हो गई बात? ये नहीं, क्योंकि 5 पे 1023 आ रहा है। ठीक है, और अगर आपका स्टेप साइज आपको पता लग जाए, इसी को स्टेप साइज बोला है हमने, स्टेप साइज ये हमने बोला है। अगर हमारा स्टेप साइज पता लग जाए तो हम इनपुट वोल्टेज पता लगा सकते हैं कि हमने अप्लाइड वोल्टेज क्या दिया था, कि वोल्टेज हमारा क्या आया था, सेंसर से जो वोल्टेज आया वो कितना आया है। अगर हमको डिजिटल नंबर पता है, तो मतलब स्टेप साइज हम निकाल सकते हैं। तो स्टेप साइज इनटू डिजिटल नंबर अगर कर दे तो हमको वोल्टेज पता लग जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैं इस केस में लेता हूँ आपको, नॉर्मली मैं जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ आपको, ये एक्सेल शीट है, मैं आपको एक एक्सेल शीट में दिखा देता हूँ। नॉर्मली यहाँ पे देखिए आप 0, ठीक है, 0 है, और ये हमारी क्या है? नॉर्मली ये 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करो x वोल्ट है तो ये 1 आया, ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ y वोल्ट है तो ये 2 आया, ठीक है, ऐसे यहाँ पे 5 वोल्ट है तो ये कितना आ गया? 1023। अब हमें x और y की वैल्यू पता लगानी है। तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि जो स्टेप साइज है वो क्या है हमारा, कि 5 = 5 डिवाइड बाय 1023, ये हमारा स्टेप साइज है। ठीक है, ये हमारा स्टेप साइज आ गया। अब इक्वल टू अगर हम बात करें ये गुना डिजिटल नंबर सपोज करो 1 है, तो ये हमारा आ गया इनपुट वोल्टेज दैट इज x। अगर हम ये
गुना 2 करें तो आगे हमारा ये y की वैल्यू आ गई। ऐसे हम डिजिटल नंबर को जैसे जैसे हम अप्लाई करेंगे, डिजिटल नंबर को हम जैसे जैसे अप्लाई करेंगे, किससे, स्टेप साइज से, तो हमको इनपुट वोल्टेज पता लगता जाएगा कितना वोल्टेज था। क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हमारा 10 वोल्ट का था, 10 बिट का है, सॉरी 10 बिट का है, तो टोटल कितनी होगी स्टेप साइज, ये वाली वैल्यू स्टेप साइज हो गई। बात समझ आ गई नहीं आई। ये स्टेप साइज है, ये स्टेप साइज है आपका, और ये आपका नॉर्मली इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है, और ये आपका क्या है, नॉर्मली हमारा डिजिटल नंबर है। इनपुट करो, इंसर्ट कर दिया, और ये आपका डिजिटल नंबर है। बात समझ आ गई है नहीं आई, ठीक है। तो डिजिटल नंबर को अगर स्टेप साइज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाता है, इनपुट वोल्टेज आ जाता है। बात समझ आ गई है नहीं। तो यहाँ पे नॉर्मली हमने देख लिया। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर, सर्किट के ऊपर आ जाते हैं। तो हमने इंटरफेसिंग करा दी। अब देखिए हमको आउटपुट देखना है, तो आउटपुट देखने के लिए यहाँ पे एक वर्चुअल टर्मिनल दिख रहा है आपको, वर्चुअल टर्मिनल लेते हैं जो कि हमको एक डिस्प्ले कराता है जब हम प्रोटीएस पे बात करते हैं। ठीक है। अगर हम आर्डुइनो पे रियल टाइम में बात करेंगे तो एक सीरियल टर्मिनल नाम की चीज होती है, सीरियल टर्मिनल। पर हम प्रोटीएस पे सिमुलेट कर रहे हैं तो हमको वर्चुअल टर्मिनल चाहिए। वर्चुअली एक टर्मिनल है, क्योंकि आर्डुइनो में जब तक यूएसबी वो केबल नहीं लगाओगे तब तक वो सीरियल टर्मिनल ओपन नहीं होने देगा। आर्डुइनो को रियल टाइम में अगर देखोगे आप, जैसे मैं इस पे अगर देखूं, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैं जैसे अगर देखूं और यहाँ पे मैं इसके टूल्स में जाके सीरियल टर्मिनल देखो, आपको हाईलाइट ही नहीं हो रहा है। ये देखिए बोर्ड एट नल इज नॉट अवेलेबल, ये नहीं दे देगा, मुझे देगा ही नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक केबल जोड़नी पड़ेगी जिसको एक कॉम पोर्ट मिलेगा, तब जाके सीरियल टर्मिनल ये ओपन करने देगा। तो इस चीज से बचने के लिए हमने क्या करा है, प्रोटीएस पे देखने के लिए हमने वर्चुअल टर्मिनल का सहारा लिया है, जिसपे नॉर्मली 4 पिन दिख रखी हैं, RxD, TxD, RTS, CTS। RxD का मतलब होता है रिसीव, TxD का मतलब होता है ट्रांसमिट, RTS का मतलब होता है रेडी टू सेंड, कि ये तैयार है, रेडी, ये सेंड करने को तैयार है, और CTS का मतलब होता है क्लियर टू सेंड। ठीक है, क्लियर, आपको क्लियर कर देगा ये जो भी आया है। अब हमने देखा कि आर्डुइनो में देखिए 2 पिनें दिख रही हैं, 1 और 0। 1 पे TxD लिखा हुआ है, इस पे RxD लिखा हुआ है। मतलब अगर आर्डुइनो को कुछ भी ट्रांसमिट करना है तो बाय डिफॉल्ट वो 1 से ट्रांसमिट करेगा और 0 पे रिसीव करता है बाय डिफॉल्ट। तो अगर इसका 1 हम इसके RxD से जोड़ दें तो इसने ट्रांसमिट करा आर्डुइनो ने, और वर्चुअल टर्मिनल ने रिसीव करा है। ये थ्योरी हुई है। ठीक है। अब बात आती है, ये तो हो गया मेरा सर्किट। अब बात आती है, मैं प्रोग्राम पे आ जाता हूँ। प्रोग्राम को अगर हम देखें तो ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें मैंने आपको कहा कि मैंने एक वेरिएबल लिया है इंट पिन टेम्प, आप चाहे लो चाहे मत लो, मैंने एक वेरिएबल लिया है इंट पिन टेम्प। ठीक है। इंट पिन टेम्प का मतलब है कोई भी वेरिएबल, आप चाहे मैं यहाँ पे नाम लिख दूं, अपना नाम भी लिख सकता हूँ, दीपक नाम लिख दिया मैंने, जिसको पिन डिफाइन करी है मैंने A0 मैंने पिन डिफाइन करी है। ठीक है। अब हमारा नॉर्मली एक वेरिएबल हो गया, इट इज ए वेरिएबल जिसपे A0 कनेक्टेड, मतलब A0 को मैंने नाम दे दिया एक वेरिएबल दीपक, मैं चाहूं चाहे नहीं दूं। फिर मैंने वॉइड सेटअप, जिसमें नॉर्मली हम पिन वो सेटअप डिफाइन करते हैं कि हमारी कौन सी पिन इनपुट होगी, कौन सी आउटपुट होगी। प्लस जैसे हमने कोई सीरियल कम्युनिकेशन की बात करें, मैं बताऊंगा सीरियल कम्युनिकेशन, तो उसका भी सेटअप है कि वो कितनी बॉड रेट से चलेगा। ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप सीरियली जैसे वर्चुअल टर्मिनल पे कोई डेटा भेजना चाहते हो तो दैट इज कॉल्ड सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन मतलब एक बिट, उसके पीछे दूसरी बिट, उसके पीछे तीसरी बिट, बिट बाय बिट एक एक बिट ट्रांसफर होती है। आप अपना नाम भी भेजते हो तो वो नाम डिजिटली ट्रांसमिट हो रहा है। नाम भी अगर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजते हो, देखिए सीरियल क्या है पहले तो ये देखिए। सपोज करो आप जैसे आप नॉर्मली यूएसबी केबल लगाते हो अपने कंप्यूटर में, या आप पेन ड्राइव लगाते हो, या डाटा केबल लगाते हो आप मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए, कुछ भी है, तो दैट आर सीरियल डिवाइस, मतलब उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें सीरियल डाटा ट्रांसफर होता है। चाहे गाना भेजो चाहे आपकी फाइल भेजो, वो सीरियली चलती है। ठीक है। बिट बाय बिट ट्रांसफर होता है, तो उसको कहते हैं सीरियल ट्रांसमिशन। ठीक है। अब बात आती है हमारी सीरियल ट्रांसमिशन में, तो अगर आर्डुइनो में सीरियल ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले स्केच में जाके इंक्लूड लाइब्रेरी में
आपको एक सीरियल नाम का सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी मिलेगी। इसके अंदर सीरियल के जितने भी फंक्शन है वो डिफाइंड है, सीरियल से रिलेटेड जो भी फंक्शन डिफाइंड है वो इस लाइब्रेरी में होते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आई? अब इसी को ही हमने कहा है कि एक सीरियल नाम का ऑब्जेक्ट है, सीरियल नाम का ऑब्जेक्ट है जिसकी बॉड रेट 9600 है, मतलब ये जो भी ट्रांसफर करेगा वो बॉड रेट 9600 करेगा। अब बॉड रेट क्या होती है? बॉड रेट हमारी जो कहलाती है वो कहलाती है नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड। बॉड रेट जो है वो हमारी नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड के हिसाब से कहलाती है कि कितने बिट एक सेकेंड में ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बॉड रेट। बात समझ आ गई है नहीं आई? तो बाय डिफॉल्ट मैंने 9600 इसकी बॉड रेट मैंने सेट कर रखी है। बात समझ में आ गई है नहीं आई? अब आ जाइए आप बात की वॉइड लूप जो कि इनफाइनाइट के लिए होता है, मुझे और कुछ सेटअप नहीं करना था, मैं अभी इतना ही बता रहा हूं। अब देखिए इंट टेम्प ये मैंने एक वेरिएबल लिया है इंट टेम्प नाम का। इस वेरिएबल में मैंने एनालॉग रीड नाम का एक फंक्शन अप्लाई करा, एनालॉग रीड। ये एनालॉग रीड क्या करता है, जो भी पिन थी हमारी जिस पे हमारा एनालॉग वोल्टेज आया है, कौन सी पिन पे आया, A0 पे, जिसको मैंने नाम दिया था दीपक। तो मैंने दीपक नाम दिया था, तो दीपक को इसने रीड कर लिया, एनालॉग रीड कर लिया और उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके उसका डिजिटल नंबर टेम्प में स्टोर करा दिया। एनालॉग रीड फंक्शन ने क्या करा, जो एनालॉग वोल्टेज आया था उसको रीड कर लिया, कौन सी पिन पे आया था, दीपक नाम की पिन पे आया था, और दीपक को मैंने डिफाइन करा है A0 पिन। अगर मैं दीपक डिफाइन नहीं करता तो मुझे फिर मजबूरी में यहाँ पे A0 लिखना पड़ता। बात समझ में आ गई है नहीं आई? अगर दीपक डिफाइन नहीं करूंगा तो A0 लिखना पड़ेगा, पर मैं A0 को डिफाइन कर चुका हूँ कि ये दीपक के इक्विवेलेंट है, तो मैंने डिफाइन कर दिया। और दीपक एक इंटीजर वैल्यू है, मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर आएगी। अब इसने इसको रीड कर लिया नॉर्मली, और रीड करने के बाद मैंने क्या कहा कि ये टेम्प में जाके स्टोर हो गया डिजिटल नंबर इंटीजर फॉर्म में। अब मैंने एक वेरिएबल लिया फ्लोट, वोल्ट क्यों दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो डिजिटल नंबर आया है उसको मैं स्टेप साइज से मल्टीप्लाई करके, जो कि ये आता है नॉर्मली, वो इनपुट वोल्टेज पता लगाना चाहता हूं, क्योंकि इस वोल्टेज के जरिए ही मैं कैलिब्रेशन कर पाऊंगा। तो पता है 10 मिली वोल्ट पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 10 मिली वोल्ट पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो मैं तभी कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो फ्लोट वोल्ट, ठीक है। अब टेम्प नाम का एक वेरिएबल है जो कि मैंने डिजिटल नंबर को स्टोर कर रहा है, जिसके अंदर मैंने स्टेप साइज को मल्टीप्लाई कर दिया तो वोल्ट की वैल्यू आ गई। अब यहां तक तो क्लियर हो गया। अब बात आती है कि जब मेरा सब कुछ आ गया, कि मेरा डिजिटल नंबर भी आ गया, मेरा वोल्ट भी आ गया, तो अब मैं क्या करूं? तो मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि सीरियल डॉट प्रिंट आप प्रिंट कराएंगे। सीरियल डॉट प्रिंट कराने पर आप यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल नंबर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिजिटल नंबर, जो कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, डिजिटल नंबर। डिजिटल नंबर लिखते ही स्लैश टी मतलब स्पेस देना, स्लैश टी का मतलब स्पेस देना, तो डिजिटल नंबर छापते ही ये थोड़ा सा स्पेस दे देगा। फिर आता है सीरियल डॉट प्रिंट एलएन का मतलब नेक्स्ट लाइन, और ये क्या करेगा, टेम्प नाम के अंदर जो वैल्यू है उसको स्टोर करा देगा, क्योंकि मैंने इसमें कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया है, कोई डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया है, ये एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। बात समझ में आ गई है नहीं आई? अब आता है हमारा, फिर नेक्स्ट लाइन में आ गया सीरियल डॉट प्रिंट वोल्ट, सीरियल डॉट प्रिंट वोल्ट। इससे पहले मैं क्या कर रहा हूं, सीरियल डॉट प्रिंट लिया मैंने, और यहां पे मैंने लिख दिया क्या, सीरियल डॉट प्रिंट की जगह इनपुट वोल्टेज, ठीक, और स्लैश टी लगा दिया। फिर मैंने यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट एलएन लिख दिया। एलएन के बाद मैंने नॉर्मली वोल्ट कॉमा 9, अब ये वोल्ट कॉमा 9 वो बताऊंगा मैं आपको क्या है। पहले मैं वोल्ट ही लिखता हूं कि इसने वोल्ट नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू थी इसको प्रिंट करा दी, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, सीरियल डॉट प्रिंट वापस लिया, एलएन तो लगा हुआ था, नेक्स्ट लाइन पे आ गया, सीरियल डॉट प्रिंट लिया, और फिर बोला मैंने इनपुट टेम्परेचर। अब इनपुट टेम्परेचर में क्या करना है, मुझे पता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 10 मिली वोल्ट होता है, तो टोटल वोल्ट में 10 मिली वोल्ट का भाग लगा दें तो टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। अगर 10 मिली वोल्ट का भाग लगा दें हमारा जो वोल्टेज निकल के आया उसमें, तो टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। तो हमने बोल दिया, फिर मैंने डिले दे दिया, क्लियर है कि इनपुट टेम्परेचर मेरा इतना आया है, और ये काम होता था, ठीक है। अब मैंने इसको करा
सेव, इसको मैंने कर दिया सेव, और सेव करने के बाद मैंने स्केच करके एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी इस पे कर दिया। तो ये अब इसको हेक्स फाइल में कन्वर्ट कर रहा है, जिसको हम देख रहे हैं। ठीक है, हाँ तो चलते हैं। अब हमारी हेक्स फाइल क्रिएट हो चुकी है, तो हम एडिनो पे चलते हैं, और एडिनो पे जाके इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूं मैं आपको, और सेट कर लेता हूं। अब एडिनो पे जाके हमने देखा, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक हेक्स फाइल देंगे। हेक्स फाइल जो हमने बनाई थी, तो जिस फोल्डर में ये प्रोग्राम बनाया था उसी फोल्डर में एक हेक्स फाइल बन जाती है। ठीक है, एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी करने के बाद ये ऑप्शन कहाँ आता है? जब भी आप प्रोग्राम को बना देंगे, तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, स्केच में जाके एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी आएगी, तब आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी हेक्स फाइल बना दी है। 16 मेगाहर्ट्ज को रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है वो 8 मेगा 16 लगा हुआ है। एडिनो यूएनओ में जो लगा हुआ है वो 8 मेगा 16 लगा हुआ है, मतलब 16 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे काम करता है ये। ठीक है नॉर्मली, तो हमने 16 मेगाहर्ट्ज के हिसाब से रख दिया है। ठीक है, अब बात आती है, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम में देखे डिले फंक्शन भी यूज किया है। ये डिले फंक्शन इसी 16 मेगाहर्ट्ज के हिसाब से बनाया गया है। 1000 का मतलब है 1 सेकेंड। ये एक फंक्शन है जो इनबिल्ट बना हुआ है इसके अंदर, एडिनो के अंदर, जो 1000 का मतलब देता है 1 सेकेंड का डिले। क्लियर है, ये सबसे बड़ा फायदा है एडिनो के अंदर कि एक्यूरेट डिले मिल जाता है, इनबिल्ट फंक्शन। अब हम उसको रन करते हैं, तो रन करते ही आप देखिए यहाँ पे नॉर्मली हम देखेंगे, ये देखिए 0.27 आ रहा है और टेम्परेचर 27.37 दिखा रहा है। 27 नॉर्मली मैंने टेम्परेचर दिया था, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा देखिए आप, अब टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती आ रही है। 28.35 हो गया, फिर 29.33 हो गया, फिर देखिए अब 30 हो जाएगा थोड़ी देर में, ये 30.30 हो गया, यहाँ पे 30 है और 0.3 आ रहा है। आंसर भी आप देखिए 0.3 आ रहा है, आंसर भी इनपुट वोल्टेज में 0.3 आ रहा है और टेम्परेचर 30.30 आ रहा है। ठीक है, अब आता है हमारा ये 31.28 हो गया, देखिए 31 मैंने टेम्परेचर दिया है और 0.31 इसका आउटपुट आ रहा है। ठीक है, बात ये आ रही है 31.28 क्यों आ रहा है, ये भी देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको प्रोग्राम में देखिए यहाँ पे वोल्ट कॉमा लगाया था, मैंने वोल्ट कॉमा लगाया था, तो वोल्ट कॉमा 9 करने का मतलब है ये नो डेसिमल प्लेस तक अब वैल्यू देगा, नो डेसिमल प्लेस तक ये वैल्यू देगा, क्योंकि मैंने फ्लोट नाम का वेरिएबल लिया था, वोल्ट फ्लोट नाम का वेरिएबल लिया था। फ्लोट का मतलब रेशनल नंबर होता है, फ्लोट का मतलब रेशनल नंबर होता है, डेसिमल नंबर्स होते हैं नॉर्मली, और फ्लोट 4 बाइट लेता है, इंटीजर 2 बाइट लेता है, इंटीजर 2 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट लेता है। बस अंतर इतना होता है कि ये मेमोरी में ज्यादा जगह घेरता है। ठीक है, ये वेरिएबल मेमोरी में ज्यादा जगह घेरता है, तो ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपके पास मेमोरी कम है और आपको अगर जरूरत नहीं है फ्लोट की, तो आप इंटीजर ही डिफाइन करें। क्लियर, ये भी कंपाइल हो रहा है, कंपाइल होने के बाद देखेंगे अब आंसर कितना आता है वोल्टेज का, क्योंकि आप देखिए स्टेप साइज आपने कितना बड़ा लिया है, स्टेप साइज आपने बहुत बड़ा लिया था। अब देखते हैं हम यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे देखा ये आ गया। अब आप देखिए अब आपका जो आंसर आ रहा है वो नॉर्मली देखिए कितना डेसिमल प्लेस तक आ गया है, तो 0.123456789 डेसिमल प्लेस तक आ गया है, तो इसलिए मैंने कॉमा लगा दिया। बात समझ में आ गई है नहीं आई, ये चीज क्लियर हो गई होगी आपके। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम था यहाँ तक का, केवल टेम्परेचर को सीरियल प्रिंट कराने का और टेम्परेचर की वैल्यू को एनालॉग की रीड करके कैसे डिस्प्ले कराते हैं, ये चीज थी। ठीक है, जिसमें हमने कैलिब्रेशन भी सिखा दिया। तो कैलिब्रेशन में ध्यान रखिए, हर टाइम सेंसर के वोल्टेज की वैल्यू को देखिए आप क्या देता है, उसकी डाटा शीट देखिए। एक वेबसाइट होती है, मैं आपको बता देता हूँ, जिसपे आप पार्ट्स की डाटा शीट पे आपको पता लग जाएगा क्या वैल्यू है, जिसका मतलब है alldatasheet.com, alldatasheet.com, या इंटरनेट पे आप सर्च मार लो तो आपको उसको पता लग जाएगी, तो उस सारी चीजें बता देगा, कितना वोल्टेज दे सकते हैं, ये चीजें दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, मैं अभी प्रोग्राम को थोड़ा सा पोज कर रहा हूँ, पोज करके यहाँ पे देखिएगा ढंग से। अगर मैं चाहता हूँ, ढंग से सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पे देखिए मैंने प्रोग्राम में 0.01 का भाग दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि मेरी स्टेप साइज उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। हमने देखा जो LM35 है वो 10 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहा है, मतलब मेरी स्टेप साइज 10 मिली वोल्ट आ जाए, ऐसा क्या करूं? मेरी स्टेप साइज 10 मिली वोल्ट आ जाए, ऐसा मैं क्या करूं? तो उसके लिए स्टेप साइज अगर मेरी 10 मिली वोल्ट आ जाती तो मुझे 0.01 का भाग देने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि हमारा जो स्टेप साइज का फॉर्मूला है वो अब हम चेंज कर रहे हैं। स्टेप साइज बराबर हो जाता है रेफरेंस वोल्टेज अपॉन 1023, रेफरेंस वोल्टेज अपॉन 1023। तो अगर मैं स्टेप साइज में, यहाँ पे देखिए मैं ढंग से देख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आप, ये मेरी ये यहाँ पे देखिए मेरी, अगर मैं इक्वल टू रेफरेंस वोल्टेज में कर दूं 2.5 वोल्ट बटा 1023 कर दूं तो मेरा स्टेप साइज कितना आ रहा, 0.002। और अगर मैं 1.28 कर दूं डिवाइड बाई 1023 कर दूं तो मेरा आ रहा 0.001, मतलब 10 मिली वोल्ट के बराबर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आई? तो नॉर्मली हमारा बोला जाता है कि जो स्टेप साइज है हमारा वो हम एनालॉग रेफरेंस वोल्टेज के हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं अगर हम स्टेप साइज चेंज करना चाहते हैं। अगर हमने, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप यहाँ पे एर्डिनो में एक ए रेफरेंस नाम की पिन है, ए रेफरेंस नाम की पिन है, और इस पे अगर मैं एक वोल्टेज अप्लाई कर दूं, कितना वोल्ट का, 1.28, आधा 1.28 वोल्ट का मैं वोल्टेज अप्लाई कर देता हूँ। सपोज करो ये लीजिए आप सेल लीजिए, और सेल लगा के आप यहाँ पे ये देखिए एनालॉग रेफरेंस वोल्टेज पे मैंने अप्लाई कर दिया और इसको ग्राउंड कर दिया दूसरे टर्मिनल को, और इसकी वैल्यू मैंने कर दी है। अब तुम कहोगे 1.28 वोल्टेज हम कहाँ से लाएं, तो आपको 5 वोल्ट या 9 वोल्ट की बैटरी लेनी पड़ेगी, 9 वोल्ट की बैटरी लेनी पड़ेगी, और रेजिस्टेंस बीच में लगाना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस को साथ में आपको एक मल्टीमीटर भी रखना पड़ेगा जिससे कि आप चेक करते रहो वोल्टेज कितना हो गया। वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा क्या होगा। ठीक है बेटा, ये हो गया 1.28 वोल्ट हो गया। अब 1.28 वोल्ट हो गया, और प्रोग्राम में से अब मैं एक काम करता हूँ, ये वाली लाइन हटा देता हूँ, ये वाली लाइन में हटा देता हूँ 0.01, और मैं केवल यहाँ पे वोल्ट प्रिंट करा देता हूँ, वोल्ट प्रिंट करा देता हूँ। ये हटाई दी मैंने, वोल्ट प्रिंट करा देता हूँ, स्केच कर देता हूँ। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी थोड़ी देर में। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने वापस करा, इसको प्ले करा, तो अब आप देखिए क्या चेंजेज आएंगे। अब आप देखिए, आप नॉर्मली इनपुट टेम्परेचर देखिए 0.31 के इक्वल आ रहा है इनपुट है, जबकि मैंने 31 ही दिया है। अब 31 है, 0.31 है, मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए स्टेप साइज चेंज हो गया है, स्टेप साइज चेंज हो गया है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे एक काम करो, आप 0.31 तो आ ही चुका है, आप इसको एक काम करिए, यहाँ पे प्रोग्राम में इंटू 1000 कर दो, इंटू 100 कर दो, आप इंटू 100 कर दीजिए, स्केच कर दीजिए, स्केच करके एक्सपोर्ट कंपाइल बाइनरी कर दिया, क्योंकि मैंने स्टेप साइज अब चेंज कर दिया है, स्टेप साइज मैंने चेंज कर दिया है। यहाँ पे अब स्टेप साइज कितना हो गया है, देखिए स्टेप साइज भी कितना हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे स्टेप साइज कितना हो गया है देख लेते हैं हम। स्टेप साइज मेरा चेंज होके अब स्टेप साइज बन गया मेरा ये बन गया मेरा स्टेप साइज। ठीक है, तो स्टेप साइज करने के लिए हमने क्या करा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और हमने स्टेप साइज यहाँ पे पेस्ट भी कर दिया। ये लीजिए आप, अब मेरा स्टेप साइज नॉर्मली ये है। ठीक है, तो अगर आपको 10 मिली वोल्ट का स्टेप साइज चाहिए तो आप रेफरेंस वोल्टेज पे क्या करेंगे, रेफरेंस वोल्टेज पे आप नॉर्मली ये देखिए आप
अब अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे स्केच करके एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी कर लेते हैं। ये लीजिए, देखते हैं हम क्या आंसर आता है। अब आंसर देखिए आपका, एट 8.01, 8.01, 8.01, जबकि आपका कितना आना चाहिए था नॉर्मली हमारा। मैंने क्या कहा, आपका 10 के इक्वल आ जाता है, तो हमने क्या कहा कि अगर स्टेप साइज को उतना ही रख दो जितना LM35 का है, और LM35 का स्टेप साइज रखने के लिए मतलब हमको क्या करना पड़ता है, 0.01 ही रखना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ता है कि रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है। रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो रेफरेंस वोल्टेज अगर आप 1.28 अप्लाई कर देते हैं तो हमको नियर अबाउट 10 मिली वोल्ट का स्टेप साइज मिल जाता है, जो कि LM35 के इक्वल है। LM35 के ही इक्वल है। बात समझ में आ गई या नहीं है? मतलब डिजिटल नंबर जो हमारा बढ़ेगा वो 10-10 मिली वोल्ट के हिसाब से बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, थैंक यू।